हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं एरर के बारे में और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इसकी थ्योरी समझाने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल आप करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। एक्चुअली एक्यूरेसी और प्रिसीजन सुनने में लगभग लगभग ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब लगभग सेम है, या दोनों हम पूरी तरह से डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते कि दोनों में क्या फर्क है या दोनों एक्चुअली क्या है। तो ऐसा करते हैं, हम एक एग्जाम्पल करते हैं। और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि सपोज करो हम कंपैरिजन करते हैं दो क्लॉक्स का। अभी राइट नाउ एक्चुअल टाइम इज, ऐसे हम मान के चलते हैं कि एक्चुअल टाइम हो रहा है 12 नून, 00 मिनट भी 0 और सेकंड भी 00। हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। हम इसको मेजर करते हैं। वी मेजर बाय टू क्लॉक्स। और एक क्लॉक है क्लॉक 1 और दूसरी है क्लॉक 2। तो हम यहां पे लिखते हैं क्लॉक 1 और यहां लिखते हैं क्लॉक 2। और हम इनको मेजर करते हैं अलग अलग टाइम और अलग अलग दिनों में। सपोज करो हम इनको मेजर करते हैं लेट्स से डे वन में मेजर करते हैं और मेजरमेंट कुछ इस हिसाब से आता है 12:00:15। और क्लॉक 2 का मेजरमेंट आता है लेट्स से 10:15:06। अब हम बात करते हैं डे 2। सेम का मेजरमेंट हम डे 2 में करते हैं तो वो आता है 12:01:15। और दूसरे वाले क्लॉक का मेजरमेंट आता है 10:14:59। ऐसे हम बात करते हैं डे 3 में, और डे 3 में मेजरमेंट आता है कुछ 11:59:08। और इसका डे 3 में आता है कुछ 10:15:18। फिर हम बात करते हैं डे 4 की। डे 4 के मेजरमेंट में जो वैल्यू आती है फर्स्ट वाले क्लॉक की वो आती है 12। और मिनट्स में लेट से 01 और यहां पे आता है 50। और इस वाले का डे 4 में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो डे 4 में मेजरमेंट आता है कुछ 10:14:53। ऐसे कुछ मेजरमेंट आते हैं। हम सपोज करो डे 4 के केवल 4 दिनों की बात करते हैं। अब इस वाले केस में कोई हमसे बोलता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। तो देखो यहां पे हेडिंग में मैंने कुछ लिखा है, डेफिनेशन में कुछ लिखा है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर of how close the measured value is to the true value of the quantity। एक्यूरेसी क्या चीज है? एक्यूरेसी किसी मेजरमेंट का की एक्चुअल वैल्यू है कि हम ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज उसको मेजर कर रहे हैं। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यहां पे हम बात करते हैं दो क्लॉक की। क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 को स्टडी करो। क्लॉक 1 के टाइम देखो और क्लॉक 2 के टाइम देखो। क्लॉक 1 का टाइम एक्चुअल टाइम के बहुत ज्यादा क्लोज है। क्लॉक 1 का टाइम एक्चुअल के बहुत ज्यादा क्लोज है। कैसे? एक दिन में उसने 15 सेकंड ज्यादा दिखाए, अगले दिन में उसने 1 मिनट 15 सेकंड ज्यादा दिखाए, अगले दिन में उसने कितना जे 11:59:08, ये थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है रिलेटिवली, और अगले वाले दिन में 12:01:50। तो ऐसे करके, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहां पे जितने भी टाइम है वो हमारे एक्चुअल टाइम के बहुत बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं। इसका मतलब हुआ क्लॉक 1 काफी ज्यादा एक्यूरेट है। क्लॉक 2 को देखें। क्लॉक 2 की जो वैल्यू आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, फिर अगली वाली वैल्यू आ रही है। हम ध्यान से देखते हैं तो ये वाली जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं वो एक्चुअल टाइम से बहुत ज्यादा डेविएटेड है। सो हम ऐसे केस में क्या कह सकते हैं? एक्यूरेसी किस में ज्यादा है? क्लॉक 1 में एक्यूरेसी ज्यादा है, क्लॉक 2 में एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, रादर ये बहुत बेकार एक्यूरेसी है। तो आपको एक्यूरेसी का मतलब समझ आ गया। हमारा कैलकुलेशन ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा हम मानेंगे वो हमारी एक्यूरेसी उतना ज्यादा शो कर रहा है। सो ये वाली जो क्लॉक है जो अलग अलग दिनों में नो डाउट सेम आंसर नहीं दे रही है, इसमें हल्का हल्का वेरिएशन आ रहा है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है दूसरे वाले क्लॉक के कंपैरिजन में। प्रिसीजन क्या है? यहां पे डेफिनेशन लिखिए। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन
एक्यूरेसी के बारे में बात नहीं कर रहा, प्रिसीजन बात कर रहा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट ने कितना प्रिसाइजली मेजर करा है, या इन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के कितने ज़्यादा डिजिट्स तक मेजर कर सकता है, उसका प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें एक्यूरेसी का कोई रिलेशन नहीं है, एक्यूरेसी कम भी हो सकती है, एक्यूरेसी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे एक काम करें, अब पुराने वाले जो अभी हमने एक्यूरेसी देखा उसमें 2 क्लॉक के डेटा को देखो। पहली वाली क्लॉक ने मैक्सिमम, मतलब पहली वाली क्लॉक ने जब मेजर करा तो उसका टाइम ज़्यादा एक्यूरेट था, लेकिन उसमें डेविएशन ज़्यादा है। डेविएशन कैसा? उन 4 दिनों के डेटा में क्लॉक 1 ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेजर करा, पता कितना? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेजर करा है 12 आवर एंड 01 मिनट एंड 50 सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा, उस क्लॉक ने 4 दिनों में सबसे ज़्यादा डेविएशन दिखाया। और सबसे कम टाइम कौन सा मेजर करा उसने? सबसे कम टाइम मेजर करा 11 आवर 59 मिनट और 08 सेकेंड। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? ये 12 आवर से 110 सेकेंड ज़्यादा है और ये 12 आवर से 52 सेकेंड कम है, मतलब ये माइनस में है। अगर हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये डिफरेंस कितने के बराबर आ रहा है? ये 162 सेकेंड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहली वाली क्लॉक ने 4 दिनों के मेजरमेंट में 162 सेकेंड का डेविएशन दिखाया, कि कभी तो उसने टाइम 12 के बहुत पास मेजर कर दिया, कभी 12 o'clock से 1 आवर 50 सेकेंड ज़्यादा दिखा रहा है, कभी 12 से रादर कम दिखा रहा है। तो जब हमने मैक्सिमम डेविएशन देखा, मैक्सिमम डेविएशन इन 4 डेज मेजरमेंट, वो कितना आया? 162 सेकेंड आया। अब हम बात करते हैं क्लॉक 2 की। ये किसकी बात कर रहे थे हम? ये हम बात कर रहे थे क्लॉक 1 की। नाउ वी टॉक अबाउट क्लॉक 2। जब हम क्लॉक 2 की बात करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि क्लॉक 2 में जो डेविएशन है वो रिलेटिवली कम है। उन 4 दिनों के डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम जो उसने मेजर करा, सबसे ज़्यादा टाइम मेजर करा, वो मेजर हुआ 10 आवर 15 मिनट एंड 18 सेकेंड। और जो सबसे कम टाइम मेजर करा वो करा 10 आवर 14 मिनट और 53 सेकेंड। अगर हम इन दोनों का डेविएशन निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? दिस डेविएशन कम्स आउट 25 सेकेंड। इसका मतलब क्या समझ आता है? इसका मतलब समझ आता है कि पहली वाली क्लॉक ज़्यादा एक्यूरेट है 12 o'clock की। क्लॉक 2 बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि जब हमने 4 बार मेजरमेंट करा तब भी इसमें डेविएशन बहुत ज़्यादा नहीं आया। डेविएशन कितना आया? ओनली 25 सेकेंड। उसमें डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी तो वो बहुत ज़्यादा मेजर कर रहा है, कभी बहुत कम मेजर कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लॉक 1 इज एक्यूरेट but clock 2 is more precise than clock 1। क्लॉक 2 क्लॉक 1 के कंपैरिजन में ज्यादा प्रिसाइज है। अभी क्लियर हो गया? प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ? हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से मेजर कर रहा है, वो जो भी मेजर कर रहा है वो बहुत अच्छे से मेजर कर रहा है। वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास हो सकता है या एक्चुअल वैल्यू के आसपास नहीं हो सकता है। हो सकता है क्लॉक 2 में हमने डेविएशन कर रखा हो +2 आवर का, या कुछ ऐसा कर रखा होगा जिसलिए वो मेजरमेंट 12 की जगह क्या दिखा रहा है? 10 दिखा रहा है। लेकिन वो जो भी दिखा रहा है, हर मेजरमेंट में उसकी वैल्यू लगभग जितना पहले मेजरमेंट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में उसकी वैल्यू नियरली सेम रह रही है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आ रहा। लेकिन क्लॉक 1 में डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। क्लॉक 2 का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। थोड़ा सा और समझाता हूं आपको, और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। एक काम करते हैं, हम एक लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक लेंथ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू है कुछ 2 मीटर। हम एक काम करते हैं, हम इसको सबसे पहले मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट 1 से। जो हम इंस्ट्रूमेंट 1 से मेजर करते हैं तो इसकी जो रीडिंग आती है वो आती है 2.0 मीटर। फिर हम मेजर करते हैं इसी को इंस्ट्रूमेंट 2 से मेजर करते हैं। अब जब इसकी रीडिंग आती है तो वो आती है 12.001 मीटर। ध्यान से देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि सिंस हमारी एक्चुअल रीडिंग थी कितनी? इतने के बराबर एक्चुअल रीडिंग थी 2 मीटर, और ये पहला वाला इंस्ट्रूमेंट कितना बता रहा है? 2 मीटर। बट जबकि दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट क्या बता रहा है? वो 2 नहीं बता रहा है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या क्या यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी इज वेरी गुड। दूसरे वाले की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हमें बोला जा रहा था कि एक्चुअल रीडिंग 2 के बराबर है, 2 से ना ज़्यादा ना कम, लेकिन ये वाला मेजरमेंट क्या कर रहा है, 2.001, तो ये प्रिसाइज ज़्यादा है। प्रिसाइज ज़्यादा का मतलब हुआ ये हमारा इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बहुत ज़्यादा करेक्ट पॉइंट तक मेजर कर सकता है, तो हम कह सकते हैं इट इज वेरी प्रिसाइज, जबकि लेस एक्यूरेट। अब ये इतना लेस भी नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कोई कहता है बताओ दोनों में कौन ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तुम क्या बोलोगे? पहले वाला एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन दूसरा वाला जो रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू से हल्का सा डेविएट है, लेकिन हमने इसको डेसिमल के बहुत ज़्यादा पॉइंट तक मेजर करा है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट एबिलिटी रखता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मेजर करेगा। फिर गलती क्यों हो रही है? क्योंकि लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन होती है, आपको पता होगा। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है तो लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है, उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो लास्ट डिजिट में गलती हो गई है। वैसे ये आना क्या चाहिए था आंसर? अगर एक्चुअल वैल्यू ये है तो इसका आंसर आना चाहिए था 2.000, बट लास्ट डिजिट अनसर्टेन होने की वजह से हल्की सी गलती हुई है, इसीलिए उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है जितना होना चाहिए था, बट ये प्रिसाइज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बच्चे, अगले टाइप की एरर है परमिसिबल एरर, और ये वो एरर है तुम कितना भी केयर कर लो ये एरर आनी ही आनी है। मतलब आप किसी भी तरह का, तुम बोलोगे सर ग्रॉस एरर नहीं हो रहा, किसी तरह का एरर नहीं हो रहा, बट फिर भी परमिसिबल एरर एग्जिस्ट करेगी। कैसे? देखो क्या लिखा है सामने, परमिसिबल एरर इज द एरर विच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द limitations of the measuring ability of various instruments used in experiment। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, सपोज करो हम एक बात कर रहे हो मीटर स्केल की। मीटर स्केल मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है कहां तक? 1 मिलीमीटर तक। 1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर। तो जब हम मेजर कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था गलती के चांसेस ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, क्योंकि वो मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, वो 0.5 मिलीमीटर तो मेजर कर नहीं सकता, 0.6 नहीं कर सकता। तो हम अंदाजे से बताएंगे, बट हम उसको प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब गलती के चांसेस ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 1 मिलीमीटर के गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक रीडिंग आती है, और वो रीडिंग लिखी होती है कुछ ऐसे 16.5 सेंटीमीटर, ऐसे रीडिंग लिखी होती है। इसमें कोई एरर नहीं लिखा होता है, तो भी तुम क्या मानोगे? तुम मानोगे लास्ट डिजिट में एरर के चांसेस हैं, और लास्ट डिजिट कौन सी है? 0.5 सेंटीमीटर। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने चांसेस हैं? 0.1 सेंटीमीटर के। तो अब हम बोल सकते हैं कि परमिसिबल एरर वो भी कितनी, कौन सी वाली? वो भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर, और वो कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो जब हम इसको लिखने की ट्राई करेंगे तो लिखेंगे कैसे? तुम बोलोगे 16.5 सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू है, और कितने की गलती हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। तो वी हैव प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड करो, यहां पे एरर कहीं नहीं लिखा था, किसी ने लिख के दिया ही नहीं था। आपको केवल रीडिंग लिखी थी कौन सी? कि हमने किसी चीज को मेजर करा, उसकी रीडिंग आती है 16.5 सेंटीमीटर, बट हम एक्चुअली इसको 16.5 नहीं लिखेंगे, 16.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट डिजिट में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट से उसी की लेंथ को मेजर करें तो उसकी वैल्यू निकल के आती है लेट्स से 16.56 सेंटीमीटर। गलती के चांसेस कौन सी डिजिट में होंगे? गलती के चांसेस होंगे इस वाले डिजिट में। इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो सकता है? इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो सकता है प्लस माइनस पॉइंट, पहले 1 हो रहा था, 0.1 नहीं होगा, 0.01। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखोगे 16.56, तो इसकी वैल्यू आ रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एरर है, और कितनी एरर है? प्लस माइनस 0.01। ये परमिसिबल। अब तक के न्यूमेरिकल में या अब तक की केसेस में हम लोग ये सारा साथ में देते थे। इस टॉपिक के हिसाब से हमें अगर नहीं भी गिवन है एरर, केवल ये वाली वैल्यू गिवन है, और कोई हमसे कहता है कि 16.56 में परसेंटेज एरर बताओ, तो तुम बता सकते हो,
क्योंकि तुम्हें इसमें एरर के बारे में पता है। अच्छा, अगर हम इसी को मेजर करें स्केल 3 से, स्केल 3 मान लेते हैं हम स्क्रू गेज। स्केल 3 वो डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक मेजर करेगा सेंटीमीटर में। अगर हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं और सपोज करो रीडिंग आती है 16.568, ऐसी रीडिंग आती है, तो अब तुम्हें क्लियर हो गया, इस वाले इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्लियर हो गया कि ये 4 डिजिट एक्यूरेट हैं। अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो कौन से डिजिट में होगी, इस वाले में। इसका मतलब ऐसे वाले केस में जो परमिसिबल एरर आएगी, परमिसिबल एरर, वो भी कौन सा, मिनिमम के मैक्सिमम, मैक्सिमम, और वो कितना आएगा 0.001 क्या, सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखेंगे 16.568 प्लस माइनस पॉइंट या 0.001 सेंटीमीटर इज द आंसर। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं परमिसिबल एरर पे बेस्ड। एग्जांपल है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ प्लेस are 20.0 centimeter and 10.0 centimeter respectively. Calculate percentage error in area. ध्यान से देखा जाए तो उसने बोला कि परसेंटेज एरर इन एरिया बताओ, जबकि पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, हमें लेंथ गिवन होती थी और डेल्टा एल साथ में दिया होता था, फिर ब्रेड्थ गिवन होती थी, फिर डेल्टा बी साथ में दिया होता था। यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे तुम बोलोगे सर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ, और वो कितने के इक्वल है, वो है 20.0 के इक्वल। अब ध्यान से देखो एरर कहाँ पे, कौन से वाले डिजिट में हो सकता है, लास्ट डिजिट में, और वो डेसिमल के बाद वाले डिजिट में गलती हो सकती है यहाँ पे। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि एरर कितनी होगी, एरर होगी 0 पॉइंट, है ना, लास्ट डिजिट में एरर होगी तो हम क्या लिखेंगे, कितना एरर होगा, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर एरर होगा। इसी तरह से ब्रेड्थ कितनी गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है 10.0 सेंटीमीटर और एरर के चांसेस हैं 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट डिजिट में गलतियां हो सकती हैं। कोई बोले सर एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। याद होगा जब हमने वो परसेंटेज एरर पढ़ा था, हम जब इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, याद आ रहा है, इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं जहां पे हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ रहे थे। एंड दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डेल्टा एल का मतलब कितना हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 10, सॉरी 0.1 डिवाइडेड बाय एल को हमने 20 लिया था, तो डिवाइडेड बाय हाउ मच, 20 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 10। अगर हमें निकालना हो परसेंटेज एरर तो उसमें क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, 0.1 अपॉन 20 प्लस 0.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, हाउ मच, कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आएगा 10/20 दैट इज 0.5, दूसरे में आएगा 1, सो दिस बिकम्स 1.5%। आपको क्लियर हो गया, ऐसे वाले टॉपिक को हम बोलते हैं, ऐसी वाली एरर को नाम देते हैं क्या, परमिसिबल एरर। तो हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, थ्योरी हमारी खत्म हो गई है, तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें सारी चीज़ें दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगी। सपोज करो एक रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है और जिसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है, और कोई हमसे कहता है कि इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा L, आपको पता है ना एक रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं, ऐसे कुछ है। अगर एक चीज को हम L बोलते हैं तो L प्लस B प्लस L प्लस B है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2L प्लस 2B। परफेक्ट हो गया, इतने के बराबर वैल्यू आएगी, इसको हम क्या लिख रहे होंगे, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स L प्लस B दैट इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे फिर हम एरर निकालेंगे, क्लियर है। 2 टाइम्स L प्लस B, L की वैल्यू कितनी है 10.2 प्लस B की वैल्यू कितनी है 5.2, और इसको सॉल्व करें, कितना वैल्यू आ रहा है 31.4 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया, लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है एरर। तो एरर कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा जब हम एरर निकालते हैं तो एरर कैसे निकालते हैं, एरर निकालते हैं
अगर हम पेरीमीटर को पी बोलते हो, लेट्स से हमने इसको पी बोल दिया, तो एरर को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा पी बोलेंगे। और जब चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती थी तो याद होगा आपको एरर कैसे निकलती थी? ऐसे डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। ये परसेंटेज एरर नहीं निकलती थी, कौन सी निकलती थी? एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल सामने लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है ना साथ में, अगर पेरीमीटर होगा एल प्लस बी तो ये डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल बी निकलेगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख के चलेंगे 2 आगे, और वैल्यू क्या आएगी? और साथ साथ में एक और चीज़ प्लस माइनस भी आएगा, है ना। सो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा एल कितने के इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है 0.2 के इक्वल, सामने दिख रहा है आपको। और डेल्टा बी कितने के इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है 0.1 के इक्वल, है ना। तो कितना वैल्यू आ गया? प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। सो जो आंसर आएगा या जो पेरीमीटर आएगी वो कितने के इक्वल आएगी? 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो हमें एक तरह का एक क्वेश्चन दिखाई दिया कि हम ऐसे कैलकुलेट करते होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। सो वी हैव नाउ एग्जांपल 2। सपोज करो हमें दिया है टेम्परेचर ऑफ, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप बस सुनते रहो क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज measured by thermometer as T1 equal to 20 डिग्री सेल्सियस, और साथ में है प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एरर है। और दूसरा टेम्परेचर हमने मेजर करा T2 इक्वल टू लेट से 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया। और कोई हमसे कहता है कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस। हमें टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? अगर हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस को बोलते हैं कैपिटल टी से, और उसको क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। आपको याद है पहले हम निकालते थे एब्सोल्यूट वैल्यू, याद होगा आपको, पहले निकालते थे हम एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो तुम बोलोगे सर 50 माइनस 20 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। फिर हम निकालते थे एरर, आपको याद होगा ये एरर आ गया। और एरर, जब हम एरर निकालते थे वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते थे, वो हमेशा क्या होते थे? ऐड होते थे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देखो एक की वैल्यू कितनी दी है, और साथ में प्लस माइनस भी आता था, याद होगा। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, तो ये आएगा प्लस माइनस कितना बेटा? 0.5 प्लस 0.5, हाउ मच? 1 डिग्री सेल्सियस। सो जो आंसर आएगा वो क्या चीज़ आएगा? वो आएगा T प्लस माइनस डेल्टा टी। अगर हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो T कितना आ रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। याद आ रहा होगा आपको, ये हमारा आंसर है जो हमने क्या निकाला? डिफरेंस के फॉर्म में कैलकुलेट करा। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें लिखा है कि मास है एक बॉडी का, मास बॉडी का है 150, डेसिमल जैसा लग रहा है, मास है 156.3 ग्राम। और कोई हमसे कहता है कि इस ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करो, ऐसे रिप्रेजेंट this result with proper error, आप बोलोगे सर एरर तो इसमें दिख नहीं रहा, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको एरर परमिसिबल। तो इसमें अगर हमने एरर के हिसाब से डिफाइन करना है तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर जो रिजल्ट या जो आंसर आएगा वो आएगा एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर इन विच डिजिट? लास्ट डिजिट। और वो कितना होगा? 0.1 ग्राम। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलो हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। वी हैव दिस एग्जाम्पल, और ये बोलता है कि सपोज करो दो रेजिस्टेंसेज हैं, R1 इक्वल टू समथिंग 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है, ओम में डिफाइन करते हैं। और वी हैव दिस R2 इज इक्वल टू समथिंग 200 प्लस माइनस हाउ मच 4 ओम, ऐसे दिखाते हैं। और कोई कहता है कि इनको कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। याद करो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता था? सीरीज कॉम्बिनेशन होता था कुछ ऐसा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर?
पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं और वो कितनी आएगी, समथिंग 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। फिर हम निकालते थे इसमें एरर, याद होगा, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, वो भी हम प्लस माइनस में लेते होते थे, और वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा 7 के बराबर, वो भी प्लस माइनस में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा R प्लस माइनस डेल्टा R, दैट बिकम्स हाउ मच, 300 प्लस माइनस 7 ओम इज आंसर। कब की बात कर रहे हैं हम, जब हमने दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया होगा। जो चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल इसी तरह के आते हैं, क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं। चलो फिर अगला एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, सपोज करो somebody says कि रेजिस्टेंस ना ऐसे कुछ रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन आई, याद होगा आपको ये ओम्स लॉ है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ किसी वायर का, दैट इक्वल टू V अपॉन आई, जहां पे V क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज, और I क्या चीज होती है, फ्लोइंग करंट। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन आई, जहां पे वेयर V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, मतलब समझ के चलो आप, 100 तो इसका वोल्टेज है और प्लस माइनस 5 क्या चीज़ है, वोल्टेज के मेजरमेंट में एरर है। और जो करंट है दैट I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, जहां पे 10 करंट है और 0.2 क्या चीज़ है, एरर है। और कोई हमसे कहता है फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ R। हमें R के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर बतानी है। तो अब तुम कैसे करोगे, याद करो वो फॉर्मूला, जब मैंने आपको बताया था जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या दो क्वांटिटीज डिवाइड हो, उनका रिलेशन सेम आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R निकालेंगे, और वो R कितना आएगा, सिंपल V अपॉन आई। V अपॉन आई में हम V और I की एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू कितनी है 100, I की वैल्यू कितने के इक्वल है 10, आंसर कितना आएगा 10 आ जाएगा। सो वी हैव गॉट दिस R निकल गया। अब कोई बोलेगा एरर ऑफ R निकालो, तो याद होगा आपको जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती थी या डिवाइड होती थी तो एरर का रिलेशन आता था ऐसे, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, याद करो, प्लस डेल्टा I अपॉन I, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो दोनों केसेस में वैल्यू सेम आती थी, ऐसे कुछ साथ में आता था प्लस माइनस। बेटा समझ आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। पहले हम इस वैल्यू को निकालते हैं, दिस इज प्लस माइनस, व्हाट इज डेल्टा V, डेल्टा V वॉज 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस व्हाट इज डेल्टा I वॉज 0.2 डिवाइडेड बाय 10। ये क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस कितने के बराबर आएगा, 7 अपॉन 100। हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 7%। ये क्या चीज आ गया, एरर में, सॉरी रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर। आई होप आपको क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम फिर से एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमें दिया हो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, ऐसे किसी ने दिया है और उसमें लिखा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ L, ऐसे बोलता है वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 20.0 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा, L की वैल्यू कितनी है 20.0 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और उसमें लिखा है नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हमें समझ में आता है। कैसे समझ में आता है, एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी कौन से वाले में है, इस वाले में है। और ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, और 0.1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ 1 मिलीमीटर। चलो मैं फिर भी लिख देता हूं, इसने लिख रखा है इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। क्लियर हो गया, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी मतलब ये कम से कम 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी दे सकता है, उससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। फिर इसने लिखा है एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन मेजर करे हमने, 100 ऑसिलेशन मेजर करे। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज 90 सेकेंड। एक्चुअली आपको बताऊं ये क्या चीज है, ये टाइम है कि टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ,
100 ऑसिलेशन का टाइम के एक ऑसिलेशन का टाइम, ये एक ऑसिलेशन का टाइम है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इसमें लिखा हुआ है टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड, और फिर इसने बाद में लिखा है 90 सेकेंड यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड, इसका क्या मतलब है बेटा? हम एक रिस्ट वॉच यूज करते हैं जिसका रेजोल्यूशन कितना है 1 सेकेंड। रेजोल्यूशन 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? वो कम से कम 1 सेकेंड एक बार बोलेगा टिक टिक टिक, तो हर टिक पे कितना मेजर करेगा वो? 1 सेकेंड मेजर करेगा, तो उसका रेजोल्यूशन कितना है? 1 सेकेंड के बराबर है। व्हाट इज द एक्यूरेसी, वो पूछा उसने, व्हाट इज द एक्यूरेसी, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ जी। जी का मतलब यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी आएगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, टी इक्वल टू 2π/L/g। हमें टी नहीं निकालना, क्या निकालना है? जी निकालना है। हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, शफलिंग करते हैं, तो यहां से जी कितना निकल के आएगा? यहां से जी निकल के आएगा 4π²L/T²। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर हम चाहें तो इसकी एरर निकाल सकते हैं। एरर कैसे निकालेंगे? ΔG/G, याद है वो प्रोडक्ट, डिवाइड, पावर, वो सारा कुछ पढ़ा था हमने। तो यहां से रिलेशन आएगा ΔL/L प्लस 2 टाइम्स ΔT/T, लेकिन आगे आता था प्लस माइनस। आई होप आपको याद आ रहा होगा। इतने के इक्वल हमारे पास वैल्यू आती है। अब देखो टी की, जहां पे टी का मतलब क्या था, अंडरस्टैंड करें थोड़ा। यहां पे बेटा टी का मतलब था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, ये 100 ऑसिलेशन का टाइम 90 सेकेंड है, और वो क्या होता था? एक ऑसिलेशन का टाइम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं T/N। टी का मतलब हुआ टोटल टाइम, और इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन। आप समझ गए? हमें टोटल टाइम पता हो और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता हो, तो डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा टाइम निकल आएगा? ये निकलेगा 1 ऑसिलेशन का टाइम। डन हो गया। जैसे इस पर्टिकुलर केस में टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ये, और एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है 100 ऑसिलेशन। यहाँ से हमें मिलेगा टाइम पीरियड कि वो कितने के इक्वल होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर हमें ये पता चल गया तो बेटा डेल्टा टी कितना निकलेगा? वो निकलेगा ΔT/N। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, n को थोड़ी ना एरर में लेंगे, हम केवल ΔT को एरर में लेंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज़। जो हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है ना, ये हमारे पास नीचे ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, इसमें हम रखेंगे वैल्यूज़, और ये कुछ आएगा इस हिसाब से। कैसे आएगा? ये आएगा ΔG/G इज इक्वल टू प्लस माइनस। ध्यान से देखो, ऊपर वाले रिलेशन में हम क्या लिखेंगे? ΔL की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी बोला था, या 0.1 सेंटीमीटर। सो ΔL का मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब हुआ 20.0 प्लस 2 टाइम्स ΔT की वैल्यू कितना लिख रहे हैं हम लोग? ΔT का वैल्यू लिख रहे हैं, लिखा था अभी ΔT/N समथिंग, ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे पास वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। रिलेशन क्या निकल के आएगा? 1/90। परफेक्ट हो गया। और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 0.027। क्लियर हो गया। अगर हमें निकालना हो परसेंटेज एरर, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ΔG/G मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे 0.027 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2.7%। क्लियर हो गया बेटा? ये सारा कुछ समझ में आ गया आपको? ये ΔL था, ये L था, ΔT कितना था? 1 सेकेंड। ΔT कितना था? 1 सेकेंड। और टोटल टाइम कितना था? 90 सेकेंड। और जो हमने n से डिवाइड करा तो वो सारे में कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया कितना? G के मेजरमेंट में 2.7% के बराबर वैल्यू आती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे अगले एग्जाम्पल की बात करूं, जो हम लोग जैसा पढ़ा हमने पहले, एग्जाम्पल है हमारे पास कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, और वो रिलेटेड है ऐसे
ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी रूट 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 डी। ध्यान से समझना, कोई ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखवाएगा, देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स रिलेटेड विद ए बी सी डी एज ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी डी रूट। उसके बाद हमने क्या करा, हमने मेजरमेंट करा, और मेजरमेंट करा तो हमें मिली एरर। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर सो एंड सो। तो एरर हमें मिली, एरर इन ए इक्वल टू 4%, एरर इन बी इक्वल टू 3%, एरर इन सी इक्वल टू 2%, एरर इन डी इक्वल टू लेट्स से 1%। और कोई हमसे कहता है फाइंड एरर इन एक्स। हमें किस में एरर निकालना है, एक्स में एरर निकालना है। तो रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, पता है ना आपको, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, हाफ टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। और अब हम क्या करें, दोनों तरफ 100 से कर दें मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साथ में आएगा प्लस माइनस। आपको पता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 को अंदर लेके आओगे ना जो बाहर लिखा है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितने के बराबर आ रहा है, 4%। ऐसे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना आ रहा है, 3%। हम इन सब की वैल्यू डालते हैं, सबकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू प्लस माइनस, अंदर कितनी वैल्यू आएगी, 2 इंटू 4%, चेक करो एक बार, प्लस 3 इंटू 3%, ध्यान से देखते रहो, प्लस 2% प्लस हाफ इंटू 1%। क्लियर हो रहा है। और इसको सॉल्व करो तो आएगा प्लस माइनस कितना आ रहा है, 19.5%। किसके मेजरमेंट की बात कर रहे थे हम, एक्स के मेजरमेंट की वैल्यू आ रही है 19.5% के इक्वल। सो बेटा इट वॉज अबाउट द एग्जाम्पल्स, जो हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़े से एग्जाम्पल और हैं, अबाउट 5-6 एग्जाम्पल, ये वो करवा रहा हूँ मैं जो स्कूल एग्जाम में आते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज इसको बहुत सही से करो, कल के लेक्चर में वो वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।